ने इस चैप्टर के पार्ट्स 1 में क्या पढ़ा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते, कौन कौन से पार्ट्स होते, ये सब देखा। फिर अपन ने प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को देखा, उसमें अपन ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन इस और सिक्रीशन, इसको अपन ने क्या पढ़ा, शॉर्टली पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, नहीं तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूबिल। तो अपन ने देखा कि जो ट्यूबिल होते हैं उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वो बाउंस कैप्सूल, फिर होता है पीसीटी, फिर हेनलेज लूप, फिर होता है डीसीटी। तो उसी पार्ट्स में जो ट्यूबुल के पार्ट्स है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, पहले होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। तो इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। पीसीटी देखो, लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि पीसीटी कौन से एपिथेलियम से लाइन होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। जो अपना पीसीटी होता है, लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तो ये ब्रश बॉर्डर उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। देखो, ब्रश बॉर्डर यानी यहाँ क्या होते हैं, वो माइन्यूट विलाय, जो विलाय होते हैं वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है ना, नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया है ना, अमीनो एसिड हो गए, एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड ये सब आते हैं। ठीक है, एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। तो ये जो पीसीटी है वो क्या क्या एब्सॉर्ब करता है, एक तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्सॉर्ब करता है, एंड वाटर को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, पीसीटी also helps in to maintain pH and ionic balance। तो ये जो फंक्शंस है ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन कौन से सब्सटेंस को एब्सॉर्ब कर रहा है, इसका क्या फंक्शन है। तो मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्टर। तो अपन ने देखा कि जो सिक्रीशन किस किस का होता है, सिक्रीशन होता है अमोनिया का होता है, के प्लस का होता है, और एच प्लस का सिक्रीशन होता है। ठीक है ना, तो ये जो पीसीटी होता है वो क्या करता है, जो अपना पीएच एंड आयनिक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। तो रीएब्सॉर्प्शन किसका करता है, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं अपन, रीएब्सॉर्प्शन को ऐसा एरो है। ठीक है, रीएब्सॉर्प्शन का एरो इस तरफ है और जो सिक्रीशन है उसका एरो इस तरफ है, ऐसे टूवर्ड्स द ट्यूबुल और ये अवे फ्रॉम द ट्यूबुल। ठीक है, तो पीसीटी किस किस का रीएब्सॉर्प्शन करता है, बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन करता है, सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन करता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है। अपन ने देखा सोडियम क्लोराइड ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में आता है, 70 to 80% ये इलेक्ट्रोलाइट को एब्सॉर्ब करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये सब आते हैं, इसका सब ये क्या करता है, पीसीटी रीएब्सॉर्प्शन करता है, और के प्लस का भी रीएब्सॉर्प्शन करता है स्मॉल अमाउंट में, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर सिक्रीशन किसका करता है, सिक्रीशन किसका करता है, एच प्लस का करता है, और अमोनिया का सिक्रीशन करता है। ये होगा पीसीटी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, और मेरे टाइम में भी ये एमसीक्यू आया था कि असेंडिंग लिम्ब में रीएब्सॉर्प्शन कैसे होता है, मैक्सिमम मीडियम कैसे होता है। तो रीएब्सॉर्प्शन जो होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें ये देखो, ये असेंडिंग लिम्ब होता है, ये असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है। तो जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें रीएब्सॉर्प्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं minimum in ascending limb. However, this region plays a significant role in maintenance of the high osmolarity of medullary interstitial fluid। तो ये जो मेडुला है, इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसका ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन करने में ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसका मेन रोल होता है। इसका मेन रीएब्सॉर्प्शन नहीं है रोल, इसका मेन रोल होता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। ठीक है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। तो ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है और होगा ही होगा, ये पोटेंशियल एमसीक्यू है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, परमेबल होता है किसको, वाटर के लिए, और इम्परमेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ओनली क्या कर रहा है, वाटर इससे क्या हो रहा है, बाहर आ सकता है, सोडियम क्लोराइड का कोई भी यहाँ नामो निशान नहीं है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आया कि परमेबल टू वाटर और इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। डिसकंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, तो जैसे जैसे क्या होगा, वाटर बाहर निकलता जाएगा, वाटर बाहर निकलता जाएगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, अपना फिल्ट्रेट कंसेंट्रेट होगा। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। तो उसके जस्ट अपोजिट जो अपना असेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, वाटर को इम्परमेबल होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड को क्या होता है, ये परमेबल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड लीक आउट करता है। देयरफॉर एज इट कंसेंट्रेट फिल्ट्रेट, as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid। तो यहाँ क्या होता है, जब जैसे जैसे यहाँ से फ्लूइड ऊपर जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ सोडियम क्लोराइड ऐसे लीक आउट कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो अपना फिल्ट्रेट यहाँ कंसनट्रेट हुआ था नीचे की तरफ आते आते, वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। समझ में आ गया कैसे डाइल्यूट हो रहा है, कैसे कंसनट्रेट हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, कंसनट्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो अपना डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर को परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट को इम्परमेबल है, और जैसे असेंडिंग लिम्ब से जा रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट परमेबल होते हैं और वाटर इम्परमेबल होता है, तो वो क्या होता है, डाइल्यूट होता रहता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल DCT, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर जो अपन PCT ने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का एब्सॉर्प्शन किया था, लेकिन अगर वहाँ मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड का एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, कुछ अमाउंट में क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड बचा है और अपन उसको एब्सॉर्प्शन कर सकते, तो क्या होगा, यहाँ DCT में क्या होगा, वो एब्सॉर्प्शन होगा जिसे अपन बोलते हैं कंडीशनल एब्सॉर्प्शन। ठीक है, DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो यहाँ बाइकार्बोनेट का भी रीएब्सॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड का भी रीएब्सॉर्प्शन होता है। एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, तो सिक्रीशन कैसे होता है, किसका होता है, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का सिक्रीशन होता है। एंड अमोनिया टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, तो इन तीनों का यहाँ अमोनिया का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। यहाँ ये आप दिखा देना, अमोनिया का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। समझ में आया किसका सिक्रीशन हो रहा है, किसका रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, अब नेक्स्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ठीक है, तो ये होते हैं अपना कलेक्टिंग डक्ट, तो ये एक्सटेंड करता है, देखो यहाँ ऊपर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स टू मेडुला, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड करता है। large amount of water and water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। तो यहाँ से क्या होता है, ये देखो वाटर बाहर निकल रहा है, यानी वाटर का reabsorption हो रहा है। This segment allows passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep the osmolality। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इससे क्या दिख रहा है, यहाँ यूरिया क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिससे क्या होता है, अपना जो ऑस्मोलैरिटी होता है, अपना ऑस्मोलैरिटी जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियल का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में किसका किसका हाथ है, एक तो अपना असेंडिंग लिम्ब का हाथ है और दूसरा कलेक्टिंग ट्यूब का हाथ है। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ। तो ये आपका MCQ अगर आएगा कि मेडुलरी जो इंटरस्टिशियल है उसका ऑस्मोलैरिटी कौन कौन मेंटेन करता है, तो एक होता है असेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है अपना कलेक्टिंग ट्यूब। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। तो ये pH एंड आयनिक बैलेंस तो तीन ही लोगों का फंक्शन हो गया, एक PCT का, DCT का और कलेक्टिंग डक्ट का। इनका काम क्या होता है, अपना pH एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, mammals have the ability to produce concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta plays a significant role in this। तो मैंने पहले बताया था कि पहले के लेक्चर में कि जो अपना Henle's loop एंड जो vasa recta है, इनके बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, जिससे क्या होता है, अपना यूरिन कंसंट्रेट होता है। द फ्लो ऑफ अ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द Henle's loop इज एन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है, जो इनका फ्लो होता है दोनों में, तो कैसे होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड दस द फॉर्म्स द काउंटर करंट, एंड इसी की वजह से क्या होता है, काउंटर करंट फॉर्म होता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। तो देखो यहाँ अपन को पता है कि जो हिनलेस लूप है, एक ये क्या है, जो डिसेंडिंग लिम्ब में ऐसा ब्लड जो फिल्ट्रेट
फ्लो हो रहा है और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये काउंटर करंट है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये काउंटर करंट है। और इसी के जैसे क्या होता है, वासा रेक्टा होता है। वासा रेक्टा का क्या होता है, यहाँ ऊपर देखेंगे अपन, देखो यहाँ वासा रेक्टा दिखा है कि वासा रेक्टा में क्या होता है, ये देखो ये वासा रेक्टा क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब और ये होता है असेंडिंग लिम्ब। तो इसी में क्या होता है, ए से ब्लड फ्लो करता है और यहाँ ए से ब्लड फ्लो करता है, तो यहाँ भी क्या होता है, ये काउंटर करंट और यहाँ दिखता है अपन को। ठीक है, तो अपन यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ भी दिया है, ये जो है अपना वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा में क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, तो इसे अपन काउंटर करंट बोलेंगे। इसमें क्या है, अपना ट्यूबवेल में इस डायरेक्शन टू इस डायरेक्शन, तो इसे अपन काउंटर करंट बोलते हैं। ठीक है, काउंटर करंट पैटर्न। द proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in the maintaining and increasing osmolality towards the inner medullary interstitium। तो एक्चुअल ऑस्मोलिटी मेंटेन करने का काम किसका होता है, जो अपना हिनलेज लूप एंड वासा रेक्टा जो है वो क्या करते हैं, अपना इंटरस्टिशियल का मेडुलरी ऑस्मोलिटी भी मेंटेन करते हैं और वो यूरिन को कंसंट्रेट भी करते हैं। दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल इन द कॉर्टेक्स टू 1200 मिली ऑस्मोल इन द मेडुला। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल जो ऑस्मोलिटी विदाउट कंसंट्रेशन यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, ऑस्मोलिटी नॉर्मल कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल होती है। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल होती है पर लीटर। और आफ्टर कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1200 हो जाती है। तो कितनी टाइम्स बढ़ गई, ये 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। ठीक है, इन द ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो ये जो है ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है, मैंने ऊपर बताया कि जो NaCl है एंड यूरिया जो होता है वो क्या होते हैं, लीक आउट करते हैं, रिएब्सॉर्ब होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल का जो ऑस्मोलिटी मेन किसका काम है मेंटेन करना, NaCl एंड यूरिया। ठीक है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of the vasa recta। तो मैंने बताया था कि जो असेंडिंग लिम्ब होता है अपना हिनलेज लूप का, वो क्या करता है, NaCl को परमेबल होता है, तो वहाँ से क्या होता है, NaCl बाहर निकलता है। सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना कि जो अपना असेंडिंग लिम्ब होता है अपना अपना ट्यूबुल का, अपना जो अपना ट्यूबुल है उसका जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, परमेबल होता है किसको, NaCl को। तो NaCl क्या होता है, यहाँ से लीक आउट होता है, NaCl बाहर आता है। वही NaCl क्या होता है, एक्सचेंज होता है जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, तो ये वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, इसका ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। तो जो NaCl आया वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में जा रहा है, इधर दिख रहा है। तो ये सिंपल सी वहाँ लाइन दी है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो ये आपको याद रखना है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। तो फिर क्या होता है, जो असेंडिंग पोर्शन है, ये असेंडिंग पोर्शन वासा रेक्टा, फिर यहाँ से क्या होता है, NaCl बाहर निकलता है। तो ये इधर दिखा है कि NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम। सिमिलरली a small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्या, यहाँ नहीं दिया है उन्होंने कि क्या होता है, जो यूरिया होता है वो क्या करता है, असेंडिंग लिंग में क्या होता है, इंटर होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। जो यहाँ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है वही क्या करता है, इंटर करता है, इसमें अपने असेंडिंग लिंग में इंटर करता है। ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूबल। तो वही यूरिया फिर क्या होगा, यहाँ से अंदर गया असेंडिंग लिंब में, वही क्या होता है, फिर से बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है, ऐसे सर्कल चालू रहता है, जिससे क्या होता है, अपना ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहता है। द अबो डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हिनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसी को पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे अपन, काउंटर करंट। तो सिंपल है, एक बार और समझाता हूँ क्या होता है। देखो पहले तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब कौन कौन से वो समझना चाहिए। देखो ये जो है अपना ट्यूबुल का डिसेंडिंग लिम्ब है
और ये जो है वो ट्यूबुल का क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। तो असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, परमेबल होता है किसको, NaCl को, और इम्परमेबल होता है वाटर को। तो परमेबल इसका मतलब है वो अलो करता है उसका लीकेज, तो NaCl बाहर आता है, और वो NaCl एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो ये जो NaCl है वो क्या करता है, इंटर करता है इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वही NaCl क्या करता है, फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस आता है थ्रू असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये देखो यहाँ बाहर आ गया, ये होगा NaCl का। फिर देखो यूरिया क्या होता है, जो अपना कलेक्टिंग ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है, उससे क्या होता है, यूरिया बाहर आता है इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। वही यूरिया क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेस लूप है उसमें इंटर करता है, और वही यूरिया वापस से क्या करता है, ऐसे कलेक्टिंग डक्ट से जाते जाते फिर वापस से क्या करता है, ऐसे इंटरस्टिशियम में आता है। तो वही क्या है, ये जो सर्कल है ये कंटिन्यू होता है, और जिससे क्या होता है, अपना ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहता है। अब ठीक से समझ में आया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन एन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूबुल देयरबाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो अपना ये मेडुलरी पार्ट है, ये पूरा मेडुलरी पार्ट जो है, ये मेडुलरी पार्ट क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। अगर ये कंसंट्रेट होगा तो क्या होगा, यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, और उसी से क्या होगा, अपना जो यूरिन है, यूरिन क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट होगा। ठीक है, यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। ठीक है, अब ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स। तो ये आपका MCQ है कि कितने टाइम्स यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ये अपन ने क्यों कहा कि 4 टाइम्स, क्योंकि इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी थी 300 ऑस्मोल, और वो कितने में बदल गई, 1200 मिली ऑस्मोल में वो कन्वर्ट हो गई, तो 4 टाइम्स क्या होगा, कंसंट्रेट हो। अब देखते रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। तो देखो, the functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, juxtaglomerular apparatus and to certain extent heart। तो इन तीनों का क्या है, काम है किडनी के फंक्शन रेगुलेट करने में, हाइपोथैलेमस, GJA और हर्ट, स्मॉल अमाउंट में हर्ट का काम होता है। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ, उससे क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ। ब्लड वॉल्यूम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एक्टिवेट, स्टिमुलेट कहते हैं अपन, क्या हो गए, ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, वो तो ठीक है। द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। एक बार ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये समझ में आ गया। सपोज ब्लड वॉल्यूम चेंज यानी ब्लड वॉल्यूम अपना कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और क्या बोल सकते हैं कि उसमें जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उससे क्या होगा, अपना ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, और उससे हाइपोथैलेमस को क्या होगा, स्टिमुलेट जाता है, और टू रिलीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ADH रिलीज करता है, ADH रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ADH रिलीज करता है। ठीक है, वासोप्रेसिन भी बोलते हैं ADH को, फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुल। तो ADH का काम क्या है, रीएब्सॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, वाटर को रीएब्सॉर्ब करता है, वाटर को रीएब्सॉर्ब कर दिया ADH ने। ठीक है, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, और डायूरेसिस को प्रिवेंट, डायूरेसिस यानी मल्टीपल टाइम यूरिनेशन होना, यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, उसे डायूरेसिस बोलते हैं, तो वो प्रिवेंट होता है। ठीक है, ये होगा जब अपना ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, चेंज यानी कम हो गया। कम होने के बाद क्या हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो गया, उसने ADH रिलीज किया, और उसने क्या किया, ADH ने क्या किया, वाटर को रिएब्सॉर्ब किया, और अपना ब्लड वॉल्यूम जो था वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम है तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे, वो क्या हो गए, स्विच ऑफ हो गए। इसका मतलब है इसका नेगेटिव फीडबैक होता है।
एंड सप्रेस द एडीएच, तो ये स्विच ऑफ हो गया तो हाइपोथैलेमस स्विच ऑफ होगा और एडीएच रिलीज भी कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक। तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक ऐसे काम करता है। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। तो एक तो एडीएच का काम था कि वाटर को रिएब्सॉर्ब किया, तो दूसरा एक काम होता है वो क्या करता है, उसके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्शन करता है। दिस काउजेस एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और जो अपना जीएफआर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है और नॉर्मल हो जाता है। इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा ऑस्मो रिसेप्टर एंड एडीएच का मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं अपन जीजीए, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus कैसे काम करता है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है इसका। और फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जैसे कि क्या होगा, जीएफआर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। जीएफआर डिक्रीज हो गया तो क्या होता है, फ्लो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और जीएफआर कैन एक्टिवेट द जीजे सेल। तो जीएफआर डिक्रीज होना और जीएफआर फॉल होने की वजह से क्या होगा, जीजे सेल्स जो होते वो एक्टिवेट होते, जीजे सेल्स क्या होते, एक्टिवेट होते। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जीजे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेनिन रिलीज करते, वो क्या करते, रेनिन रिलीज करते। तो जीजे सेल्स ने क्या किया, रेनिन को रिलीज किया, रिलीज फर्दर रेनिन विच कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। तो वो जो रेनिन रिलीज हुआ उसने क्या किया, जो एंजियोटेंसिन 1 था, एंजियोटेंसिन 1 को क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग्स अ पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर। तो जो एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या होता है, वो क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन उसका काम होता है। ठीक है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर, तो वासोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से अपन ने ऊपर भी देखा कि जो वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। तो क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से फिर जीएफआर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसका एक और काम होता है को वो स्टिमुलेट करता है अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, रिलीज करता है अल्डोस्टेरॉन, और वहाँ से क्या होता है, अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। जो अल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, कॉजेज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, Na प्लस एंड वाटर का क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है। और उसी की वजह से क्या होता है, फिर अपना जीएफआर जो होता है फिर नॉर्मल होता है, जीएफआर फिर से क्या होता है, नॉर्मल होता है। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुल, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर नॉर्मल होगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज अ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सिंपल है ना, समझ में आया। जीएफआर डिक्रीज हुआ उससे जीजे सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रेनिन रिलीज करते हैं। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन 2 में करता है। और 2 के दो फंक्शन होते हैं, एक तो वासोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना। वासोकंस्ट्रिक्शन किया तो जीएफआर इंक्रीज होता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। और अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्प्शन करता है, जिससे जीएफआर नॉर्मल होता है। अब थर्ड एक था हार्ट में कैसे एक्टिविटी होती है, देखो। इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो to the atria of the heart can cause the release of the atrial natriuretic factor। तो अगर ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट के एट्रिया को इंक्रीज हुआ तो वो क्या करता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है, एएनएफ को रिलीज करता है। एएनएफ जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वासोडाइलेशन। तो एएनएफ क्या करते हैं, वासोडाइलेशन करते हैं, देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है अपना, डिक्रीज होता है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एएनएफ रिलीज होता है, जिससे वासोडाइलेशन होता है, और फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, नॉर्मल होता है। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो अपना एएनएफ मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है, चेक ऑन की तरह काम करता है, चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। तो मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि मिक्चुरेशन मतलब यूरिन को रिलीज करना।
तो पहले क्या होता है, जो यूरिन फॉर्म होता है वो क्या होता है, अपना ब्लैडर में स्टोर होता है और वो वेट करता है अपने नर्वस सिस्टम के सिग्नल के लिए, ठीक है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिन ब्लड। अब देखो यूरिन ब्लैडर में वो स्टोर हो रहा है। अब देखो यूरिन ब्लैडर में वो ज़्यादा स्टोर होगा तो क्या होगा, यूरिन ब्लैडर के जो वॉल होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, अपने नर्वस सिग्नल को क्या होता है, सिग्नल जाता है, जिससे क्या होता है, अपन को अर्ज होती है, अपन को डिजायर होती है यूरिन को रिलीज करने की, एंड गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। द CNS पासेस ऑन मोटार मैसेज। तो जो CNS होता है वो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है किसको, इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine। तो वो क्या करता है, दो काम करता है, CNS के जो मोटर इम्पल्स होते हैं वो दो काम करते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिन ब्लैडर और रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर। तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। तो उसी रिलीज ऑफ यूरिन के प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलेंगे। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म काउजिंग इट कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और जो न्यूरल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हुआ उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन पर डे। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका MCQ है। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड, ये जो कलर है वो भी आपको याद होना चाहिए। वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, जो pH है यूरिन का, ये भी आपका MCQ बन सकता है। एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। तो ये भी आपका एक पोटेंशियल MCQ है कि यूरिन में कितना यूरिया लॉस होता है पर डे, 25 to 30 ग्राम। Various conditions can affect the characteristic of the urine. Analysis of the urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunction of the kidney. For example, presence of glucose, तो ये क्या डिनोट करता है, ग्लाइकोसूरिया। तो अपने यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो ग्लाइकोसूरिया, ये डिसीज हुआ है, ये अपन को डिनोट करता है। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी तो वो कीटोन यूरिया दिखाता है। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दोनों भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडी। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि पर्सन को क्या हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस पर्सन को हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक तो देखा कि आपने किडनी का रोल है एक्सक्रीशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे कौन कौन से ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनके बस नाम याद रखना है अपन को, ठीक है, और उनका कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर, स्किन, देखो ये तीन, लंग्स, लिवर एंड स्किन, ये तीन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट। और लंग्स रिमूव क्या करते हैं, सिंपल आपको पता है कि CO2 रिमूव करते हैं, जो कि एक एक्सक्रीटरी होता है। अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट रिमूव करता है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। तो दो लंग्स जो होते हैं वो दो प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, एक तो होता है CO2 और दूसरा होता है वाटर, इस दोनों को रिमूव करता है। फिर लिवर, फिर होता है अपना लिवर। लिवर क्या करता है, liver, the largest gland in our body, secrete bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste. तो ये सारे substances आपको याद होना चाहिए, bilirubin, cholesterol, biliverdin, steroid hormone, vitamins, drugs। तो ये सब क्या है, अपना liver रिमूव करता है। फिर the sweat and sebaceous glands in the skin, तो जो स्किन होती है उसमें जो एक्सक्रीटरी फंक्शन कौन करता है, अपना ग्लैंड्स करते हैं। कौन से ग्लैंड्स, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। स्किन कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशन। जैसे कि जो स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। तो स्वेट में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है स्वेट में, ठीक है। फिर though the primary function of sweat is to facilitate the cooling effect of the body। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का, कूलिंग इफेक्ट देना, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव। जो अब नेक्स्ट ग्लैंड है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस। तो ये सिबेशियस ग्लैंड रिमूव करते हैं थ्रू द सीबम। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन
डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। तो ये सलाइवा भी क्या करते हैं, थोड़ा सा नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करते। तो ये कुछ नहीं, इस पैराग्राफ में से आपको कौन सा ऑर्गन कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, पहले माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिया इन ब्लड। तो किडनी का काम क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट दैट इज यूरिया, इसको रिमूव करना। अगर किडनी का माल फंक्शनिंग होगा, उसने प्रॉपर काम नहीं किया, तो क्या होगा, यूरिया एक्युमुलेट होता है, और उससे क्या बोलते हैं अपन, ब्लड में अगर यूरिया एक्युमुलेट होता रहेगा तो उसे बोलेंगे अपन यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेल्यूर, ठीक है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। तो ये आपको याद रखना है, यूरिया रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल कौन सी प्रोसेस होती है, हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वेंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। जो अपना डायलाइजिंग यूनिट है, जो मशीन है जिसे अपन आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ब्लड क्या किया जाता है, अपना पंप किया जाता है, और वो ब्लड अपना किससे लिया जाता है, कन्वेंट आर्टरी से लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टरी से ब्लड किस में किया जाता है, पंप डायलाइजिंग यूनिट में किया जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोआगुलेंट। तो देखो अब उस यूनिट में जो मशीन है, उस मशीन में अगर ब्लड जाएगा तो वो क्या होगा, वहाँ कोआगुलेट हो सकता है, तो उसकी वजह से अपन वहाँ क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट जो हिपैरिन है उसको अपन उसमें ऐड करते। द यूनिट कंटेन्स अ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। तो उसमें जो है अपना जो मशीन है जिसे अपन यूनिट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सेलोफेन ट्यूब होता है, ये भी आपको याद रखना है। सराउंडेड बाय अ फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेस्ट। तो जो सेलोफेन ट्यूब होती है और उसमें भी क्या होता है, जो प्लाज्मा की जैसा जो डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता। तो अपना ब्लड उसमें जाएगा तो वहाँ क्या है, ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट है और उस फ्लूइड में नहीं है, तो वहाँ से थ्रू सेलोफेन ट्यूब क्या होगा, जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो ब्लड थ्रू क्या हो जाएगा, उस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of the molecules based on the concentration gradient। तो यहाँ क्या है, concentration gradient काम करता है। As nitrogen waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood। तो ये मैंने आपको बताया। The cleared blood is pumped back to the body through the vein। तो बॉडी में किस कैसे अपन इंटर करते हैं इस ब्लड को, थ्रू द वेन, और जो निकाला ब्लड उस तब क्या था, थ्रू द आर्टरी निकाला था। आफ्टर एडिंग एन एंटी हिपैरिन टू इट। तो पहले अपन ने जब ब्लड को निकाल रहे थे अपन ने, तब हिपैरिन ऐड किया था, अब अपन एंटी हिपैरिन को ऐड करेंगे। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ द यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रिनल फेल्यूर। तो जिसको रिनल फेल्यूर है, एक्यूट रिनल फेल्योर है, उसमें क्या करना है अपन को किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। और जो क्रोनिक रिनल फेल्योर होगा तो उसमें अपन हीमोडायलिसिस से काम चला सकते हैं। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर। तो इस किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं अपन, जो फंक्शनिंग किडनी है, हेल्दी किडनी है, अपन डोनर से लेते हैं, प्रेफरली क्लोज रिलेटिव। तो वो डोनर कौन होना चाहिए, एक तो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। तो क्लोज रिलेटिव में क्या होता है, चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम होते हैं, इसीलिए अपन क्लोज रिलेटिव से क्या होते हैं, किडनी लेते हैं बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। फिर नेक्स्ट अपना डिसीज होता है रिनल कैलिक्यूली यानी स्टोन, रिनल स्टोन, ठीक है। स्टोन्स और इंसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइड साल्ट। तो ये जो स्टोन होते हैं किससे बने होते हैं, क्रिस्टलाइड सॉल्ट जो कि ऑक्सैलेट का होता है, वो क्या होते हैं, इससे वो स्टोन बनते हैं और वो क्या होते हैं अपने किडनी में डिपॉजिट होते हैं, उसे अपन रिनल कैलक्यूली बोलते हैं। फिर होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। वो क्या है, नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी, ठीक है, सिंपल है।